हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। सो आगे बढ़ने के पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल का सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप लोग को याद रहता नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं। केंद्रीय विद्यालय संगठन, हमारा साइंस का पेपर, क्लास 9th का। देयर आर थ्री आइसोटोप्स ऑफ कार्बन विच आर नेम्ड एज कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, आउट ऑफ विच कार्बन 12 इज मोस्ट abundant isotope. In the given structure 3 isotope, what will be the number of proton and neutron in the nucleus? चलिए कह रहा है कि इनके प्रोटॉन, कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन हैं इनके न्यूक्लियस पे। तो आपको बेटा इसके लिए इसकी करेक्ट जानकारी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इसके क्वेश्चंस को। तो आपके पास तीन सैंपल दिए गए हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14। तो आपको सबसे पहले इनका एटॉमिक नंबर मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन पता होने चाहिए। नंबर ऑफ प्रोटॉन तीनों में क्या होते हैं, 6 होते हैं। तो बेटा आप नंबर ऑफ प्रोटॉन लिख लें। नंबर ऑफ प्रोटॉन पहले सैंपल में भी कितने होंगे, 6 होंगे। इसमें भी कितने होंगे बेटा, 6 होंगे। इसमें भी कितने होंगे, 6 होंगे। अब बात आती है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की। तो बेटा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। ओके, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आप लिख सकते हैं मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, ये होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमारे पास तीन सैंपल है ना, 6C12 है, 6C13 है और 6C14 है। तो आप इस तरीके से टेबल भी बना सकते थे, है ना। आपसे क्या क्या पूछा गया है, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो पहली टेबल बन जाती नंबर ऑफ प्रोटॉन की। तो कितने होंगे, 6 होगा पहले में, 6 होगा दूसरे में, 6 होगा तीसरे में। एंड दूसरी टेबल आपको बनानी थी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की। तो न्यूट्रॉन कैसे फाइंड करते हैं, प्रोटॉन में से, सॉरी, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर देंगे। तो फर्स्ट है 12 माइनस 6 इक्वल टू कितना आएगा, 6 आएगा। सेकेंड 13 माइनस 6 यानी कि 7 आएगा। एंड 14 माइनस 6 मतलब कि कितना आएगा, 8 आएगा। तो दे हैविंग 6, 7 एंड 8 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस यहाँ पे पूछा गया था। अब देखते हैं इसका बी पार्ट। ये देखिए इसका बी पार्ट दिया गया है इस क्वेश्चन में। तो देखिए क्या पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर में, बी पार्ट में कह रहा गिव वन एग्जांपल ऑफ आइसोबार। एक आइसोबार का आपको एग्जांपल देना है ना। अच्छा, इन लोगों ने तो डायग्राम भी बना दिया है इस क्वेश्चन में। ये जो पिछला क्वेश्चन था, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14 का डायग्राम भी यहाँ पर बना दिया गया है। ठीक है, ओके। गिव वन एग्जांपल ऑफ आइसोबार। चलिए अच्छी बात है, आपने बना दिया तो अच्छी बात है। कार्बन 12 में देखिए पूछा गया है कि कितने प्रोटॉन, कैलकुलेट द एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर ऑफ द एलिमेंट एक्स एंड वाई फ्रॉम द फॉलोइंग। अच्छा, वो और वाला पार्ट का है। ऊपर वाले में तो आइसोबार के एग्जांपल, गिव वन एग्जांपल ऑफ द आइसोबार। तो आइसोबार का मतलब क्या होता है, जिनमें एटॉमिक नंबर अलग अलग होते हैं, मगर जिनके एटॉमिक मास जो होते हैं वो क्या हुआ करते हैं, सेम हुआ करते हैं। उसको हम क्या बोला करते हैं, आइसोबार बोला करते हैं। जिनके एटॉमिक मास सेम हुआ करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, आइसोबार बोलते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए देखिए, आपने एक कार्बन का आइसोटोप देखा था, 6C14 देखा था, है ना। 6C14 ये कार्बन का आइसोटोप था। और दूसरा एलिमेंट जो एग्जिस्ट करता है वो क्या है, 7N14, 7N14। अब आप दोनों को देखिए, 14 और 14 दोनों का एटॉमिक मास क्या है, सेम है। तो यहाँ पे 6C14 एंड 7N14, नाइट्रोजन 14, दोनों किस कैटेगरी के हैं, ये आइसोबार के, है ना। सो दीज आर कॉल्ड आइसोबार्स। तो क्वेश्चन है, कहा गिव वन एग्जांपल ऑफ आइसोबार। अच्छा, ये 13 14 क्यों दे दिया भाई साहब यहाँ पे, अच्छा इन लोगों ने हेल्प के लिए दे दिया है, ऊपर वाले क्वेश्चन का हेल्प के लिए दे दिया है कि आपको इसमें न्यूट्रॉन फाइंड करना है ना। तो न्यूट्रॉन फाइंड करने के लिए 12 हैं, तो 12 में से 6 माइनस कर लीजिए, है ना। तो 6 प्रोटॉन होंगे और 6 न्यूट्रॉन होंगे, बिल्कुल सही। 6 प्रोटॉन होंगे यहाँ पे और 7 न्यूट्रॉन होंगे। और यहाँ पे 6 प्रोटॉन होंगे और 8 न्यूट्रॉन होंगे, बिल्कुल सही है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ ये मदद के लिए दिया गया है। अब आते हैं आगे, अगला क्वेश्चन, और वाला क्वेश्चन मेनली यहाँ से शुरू हो रहा है। कैलकुलेट द एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट एक्स एंड वाई। भाई एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास, एक्स माइनस आयन कंटेनिंग 18 इलेक्ट्रॉन्स एंड 18 न्यूट्रॉन। देखो भाई एक्स माइनस है, एक्स माइनस आयन है, आयन है मतलब इसने एक ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन ले रखा है।
तो x माइनस आयन कंटेनिंग 18 इलेक्ट्रॉन, तो 18 इलेक्ट्रॉन है। 18 में मतलब एक इसके पास एक्स्ट्रा आ चुका है बिकॉज ये निगेटिव चार्ज है, मतलब ये 17 प्लस 1, मतलब इसका जो न्यूट्रल एटॉमिक नंबर क्या है वो 17 है, और 18 इसके अंदर क्या है, न्यूट्रॉन है। तो बेटा कुल मिला करके आपको क्या पता करना है, एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर इसका कितना होगा बेटा, 17, क्योंकि एटॉमिक नंबर जो होता है ना वो नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। तो भले आपके पास 18 इलेक्ट्रॉन है, बट यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे, 17 होंगे, क्योंकि एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेप्ट किया हुआ है। तो 17 प्रोटॉन है, और एक 17 प्रोटॉन, 17 इलेक्ट्रॉन और एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर कितना होगा, 17, एंड 18 न्यूट्रॉन है। अब आपको बताना है मास नंबर। तो मास नंबर कैसे निकलता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो 17 प्रोटॉन प्लस 18 न्यूट्रॉन, तो कितना हो गया, 35। तो इसका मास नंबर पहले वाले का कितना होगा, 35 होगा। तो इसका आंसर एटॉमिक नंबर 17 एंड मास नंबर 35। फर्स्ट वाले का एटॉमिक नंबर 17 एंड मास नंबर कितना हो जाएगा, 35। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है कि Y3 प्लस, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर चुका है, 10 इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास अब। तो Y3 प्लस मतलब कि 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद, है ना, तो कैसे करोगे इसको, देखो। तो 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद जो एटम बना है ये बना है Y3 प्लस, ठीक है ना। इसको मैं इसकी सही अवस्था में लिखता हूं। तो Y3 प्लस देने के बाद इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स। तो बेटा Y एटम में कितने रहे होंगे, Y एटम में कितने रहे होंगे, जब नहीं दिया होगा तो 3 इलेक्ट्रॉन पहले से रहे होंगे। तो मतलब इसके पास टोटल 13 इलेक्ट्रॉन रहे होंगे न्यूट्रल स्टेट में, है ना। जब ये क्या रहा होगा, जब ये न्यूट्रल रहा होगा। न्यूट्रल मतलब ना पॉजिटिव आयन ना निगेटिव आयन, मीन्स ना केटायन ना एनायन, तब इसके पास में 13 इलेक्ट्रॉन रहे होंगे। तो 13 इलेक्ट्रॉन रहे होंगे तो 13 प्रोटॉन भी रहे होंगे। तो यस, तो क्वेश्चन पूछा गया है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने रहे होंगे, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू 13। बहुत अच्छा क्वेश्चन। इसके बाद कहा है कि इसके पास 14 न्यूट्रॉन है, तो इसका एटॉमिक मास भी बताना है। चलिए लिख देते हैं। तो इसके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन जो है वो कितने हैं, 14 है। बच्चों याद रखना कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कभी शेयर नहीं किए जा सकते, हैं ना। तो इसलिए एटॉमिक मास हमेशा फिक्स रहेगा। तो 14 प्लस 13 आंसर कितना, 27। तो इसका जो एटॉमिक मास नंबर है, एटॉमिक मास नंबर आपको बोला जाए तो आप क्या लिखोगे, 27। और अगर केवल एटॉमिक मास कहा जाए तो आप क्या लिखेंगे, 27 यूनिट। क्या लिखेंगे, 27 यूनिट लिखेंगे, है ना। तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्या कह रहा है 23 में, इफ अरिका प्लेसेस अ सेल इन अ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो देखो बेटा हाइपोटोनिक की मैंने ट्रिक बताई थी, ओ मतलब फूल जाएगा, है ना। तो अरिका ने यहाँ पर क्या किया बेटा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में एक सेल को प्लेस कर दिया। व्हाट डू यू थिंक वुड हैपन टू द सेल, जस्टिफाई योर आंसर। तो ठीक है बताते हैं, जस्टिफाई भी करेंगे। तो क्या करा है बेटा यहाँ पर अरिका ने, ये देखिए क्वेश्चन की शुरुआत कुछ इस तरीके से की जाती है कि यहाँ पर एक सोल्यूशन है, एक आपके पास में एक वेसल है अरिका के पास में, ठीक है ना। और एक इसके अंदर क्या भरा हुआ है, इसके अंदर एक हाइपोटोनिक सोल्यूशन भरा हुआ है, इसके अंदर इसने एक सेल रख दी है। ये मान लो बेटा ये अपनी क्या है, ये सेल है। और अरिका ने इसके अंदर सोल्यूशन भरा हुआ हाइपोटोनिक्स, तो ये मैंने मान लिया कि ये एक हाइपोटोनिक सोल्यूशन भरा हुआ है। तो बच्चों आपको पता है ना, हाइपोटोनिक सोल्यूशन में जब हाइपोटोनिक सोल्यूशन अंदर जो होगा इसके सोल्यूट है सेल का, उसकी कंसंट्रेशन कम होगी उसकी ज्यादा होगी। तो ये क्या होगा बेटा, इसके अंदर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर क्या होने लगेगा, ऑस्मोसिस होने लगेगा, ठीक ना। ऑस्मोसिस होने लगेगा जिसकी वजह से जो शेल है क्या हो जाएगी बेटा, ये फूल जाएगी, मतलब स्वेल कर जाएगी। तो सेल स्वेलन अप। मगर याद रखना क्योंकि सेल वॉल होती है ना, क्या होती है, सेल वॉल, इसकी वजह से ये बस्ट नहीं होगी, फूटेगी नहीं। सो आंसर इसका आएगा सेल स्वेल अप। ओके, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, स्वेल अप। बस इतना ही आंसर लिखना आपको। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। अ बस डिक्रीजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बस। चलिए, तो 80 किलोमीटर से 60 किलोमीटर पर आवर पे ये बस आ चुकी है।
तो हमको क्या निकालना है, इसका एक्सेलरेशन निकालना है। तो देखिए सबसे पहले क्या है, हम यहाँ पे इनिशियल स्पीड ले लेते हैं। तो इनिशियल स्पीड को किससे दिखाते हैं, यू से। तो u इज इक्वल्स टू कितना है, 80 किलोमीटर पर आवर। ओके, और फिर इसके बाद v कितना है बेटा अपने पास, 50 किलोमीटर पर आवर, राइट। बाद में जो बस है ना वो 60 है, सॉरी बच्चों 50 नहीं है, तो यहाँ 6 कर लो। सो दिस इज 60 किलोमीटर पर आवर। और इस सब को होने में टाइम कितना लगा है बेटा, ये सब होने में टाइम लगा है 5 सेकेंड। सो द टाइम elapsed इज इक्वल्स टू कितने सेकेंड, 5 सेकेंड। अब बच्चों देखो, ये वाली कहानी आवर में है, ये वाली कहानी भी किस में है, आवर में है, बट ये किस में, सेकेंड में है। तो आप क्या करो, इसको तुरंत मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लो। तो बेटा 80, ओके, या आप चाहो तो इसको भी टाइम इसमें कन्वर्ट कर सकते हो आवर में, बट इसको करो। तो 80 इंटू क्या करते हैं हम लोग, 5/18, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट। काट दो इसको। तो 2 से कितने बार जाएगा बेटा, ये 40 बार जाएगा, और ये कितने बार जाएगा, 9 बार जाएगा। ओके, तो ये कितना हो गया, 45/200/9 मीटर पर सेकेंड, ये हो गया। दूसरा बेटा देखो 60 किलोमीटर पर आवर, तो 60 इंटू 5/18, तो इसको भी कैंसिल करो। तो 2 से 30 टाइम्स, और 2 से कितने बार, 9 बार। तो 35 जा कितना, 150/9 मीटर पर सेकेंड। अब आपको टाइम भी दिया गया। अब देखिए फॉर्मूला लगाइए, v इक्वल्स टू होता है u प्लस ए टी। ओके, तो v की वैल्यू कितनी है बेटा, 150/9 है। u की वैल्यू कितनी है बेटा आपके पास में, 200/9 है। प्लस एक्सेलरेशन पता नहीं, और t कितना दिया है, 5 सेकेंड। चलिए सॉल्व कर लीजिए। सो 150/9 माइनस 200/9। याद रखिएगा बॉडी स्लो डाउन हो रही है तो एक्सेलरेशन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, है ना, क्योंकि बॉडी क्या हो रही है, रिटार्ड हो रही है, ये स्लो डाउन हो रही है। सो 200/9, और यहाँ पे कितना आ गया, a इंटू 5। तो ये कितना हो गया बेटा, -50/9 इक्वल्स टू a इंटू 5। So a is equals to -50/9 डिवाइडेड बाई 1/5। 5 से कैंसिल कर दो बच्चों, -10। तो आंसर कितना आ गया, -10/9। यूनिट लिखना ना भूलें, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये होगा बेटा इसका आंसर, -10/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नोट कर लें, -10/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका आंसर होगा। सो आंसर इज -10/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन इसी के और का है, अटेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन एंड मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अटेन्स ए स्पीड फ्रॉम ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर इन 10 मिनट्स। ओके, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। बच्चों रेस्ट से स्टार्ट हुई है, स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन, स्टार्ट हो रही है, मतलब ऑटोमेटिकली समझ लेना है कि यू की वैल्यू क्या लेनी है आपको, 0 लेनी है ना। और 40 किलोमीटर पर आवर पहुंच गई है, कितने में, 10 मिनट में। आपको एक्सेलरेशन निकालना है, सिंपल क्वेश्चन है। एक्सेलरेशन देखिए कैसे निकालेंगे इन, ठीक है ना, चलिए सॉल्व कर। देखिए तो बेटा स्टार्ट ट्रेन किससे हुई थी, रेस्ट से, तो u इक्वल टू 0। फाइनल स्पीड कितनी मिल गई है इसको, आई थिंक सो 40 किलोमीटर पर आवर मिली ना, हाँ 40 किलोमीटर पर आवर। सो राइट डाउन 40 किलोमीटर पर आवर। ओके, और टाइम कितना दिया गया है बेटा आपको, यहाँ पे टाइम जो दिया गया ना आपको, दिया गया कितने मिनट, 10 मिनट। तो टाइम इज इक्वल्स टू जो गिवन है आपको टाइम, वो कितना दिया गया है, 10 मिनट दिया गया है। ओके, ओके चलो देखो इसको कैसे कर सकते हैं हम, कई तरीके हैं। अब हम लोग इसको, अगर आंसर जो है हम लोग इसका एक्सेलरेशन निकालना हम लोग को ना, यहाँ पे एक्सेलरेशन ही निकालना है, राइट। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में भी ला सकते हैं, या मिनट को भी बदल सकते हैं, बहुत सारी चीजें यहाँ पे। चलिए तो हम क्या करते हैं, मीटर पर सेकंड में लाते हैं इसको। तो 40, और मीटर पर सेकंड के लिए हम क्या कर देते हैं, 5/18। तो चलिए काट दीजिए इसको, 20, और यहाँ पे कितना हो गया, 9, मतलब 100/9। अब ये क्या हो चुकी है, स्पीड मीटर पर सेकंड में, क्योंकि हमने मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 का मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ 10 मिनट बेटा, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 60 दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 600 सेकंड। ओके, अब चलिए फॉर्मूला लगाते हैं। तो फॉर्मूला होता है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, राइट। तो फाइनल स्पीड v है, v हमारे पास कितनी दी गई है, हमारे पास में 100/9। u 0 है, एक्सेलरेशन हमारे पास में कितना फाइंड करना है,
एंड टाइम कितना दिया गया है हमारे पास में 600। तो 100/9 इक्वल टू हो जाएगा a इंटू 600, क्योंकि सब चीज़ हमने सेकेंड में बदल दी। बच्चों यूनिट का एक जैसा होना जरूरी होता है फिजिक्स में। तो a इज इक्वल्स टू 100/9 मल्टीप्लाइड बाई 600। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, आंसर 1/54 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बेटा यही इसका आंसर आएगा। अजीब लग रहा बट है यही हमारे पास में आंसर, है ना। 1/54 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, नोट कर लीजिए। दैट इज डन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। मेंशन द टाइप ऑफ एनर्जी यूज्ड इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल। तो स्ट्रेच्ड रबर स्ट्रिंग, तो इसके अंदर कौन सी एनर्जी होती है बेटा? इसके अंदर होती है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी एनर्जी? इलास्टिसिटी के कारण जो एनर्जी होती है। आप इसको सिंपल पोटेंशियल एनर्जी भी लिख सकते हैं या इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो पहले का आंसर क्या होगा? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी लिख लेता हूं मैं, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, है ना। इसी के कारण आपका जो एरो होता है वो भी आप बो से छोड़ते हैं। फास्ट मूविंग कार, सो सिंपल, काइनेटिक एनर्जी। बच्चे ने सही लिखा, स्पेलिंग गलत लिखी, काइनेटिक एनर्जी। ओके, काइनेटिक एनर्जी। द विस्लिंग ऑफ अ कुकर ड्यू टू स्टीम। देखो कुकर के कारण, कुकर में जो विस्लिंग होती है, स्टीम के कारण जो विस्लिंग होती है, द विस्लिंग ऑफ अ कुकर ड्यू टू स्टीम, कौन सी एनर्जी के कारण विस्लिंग हुआ करती है? अब यार अगर विस्लिंग में आप पूछोगे तो वहां तो साउंड एनर्जी इन्वॉल्व है ना। विस्लिंग में आप यदि पूछोगे तो साउंड एनर्जी इन्वॉल्व है। मगर स्टीम की कौन सी एनर्जी हुआ करती है? बेटा स्टीम जो होती है ना, स्टीम बहुत रैपिडली निकलती है वहां से, तो काइनेटिक एनर्जी जो होल होता है विशेल का, वहां से बहुत जोर से निकलती है। मतलब स्टीम की जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी है। तो और विशेल अगर जो एनर्जी वेस्ट कर रही है तो साउंड है। तो मैं यहाँ पे दोनों लिखूंगा, काइनेटिक प्लस साउंड, क्योंकि काइनेटिक भी इन्वॉल्व है और साउंड भी इन्वॉल्व है। ये फैन रनिंग और इलेक्ट्रिसिटी, अरे भाई इलेक्ट्रिसिटी पर जब आप फैन रन कर रहे हो, वाइट टाइप ऑफ एनर्जी इज यूज्ड। तो भाई देखो यहाँ पर जो होता है इलेक्ट्रिसिटी में, आपको कन्वर्जन लिख दो पूरा का पूरा कि इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्टेड इनटू द मैकेनिकल एनर्जी। क्योंकि भाई जो फैन है, फैन में मैकेनिकल पार्ट होते हैं, वो रोटेट होते हैं। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी मिलेगी और वो क्या बनाएगी? वो मैकेनिकल एनर्जी बनाएगी, है ना। अब टेंशन ही खत्म, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है कि भाई कौन सी एनर्जी यूज हो रही है। अब यूज तो भैया इसमें इलेक्ट्रिक हो रही है, और बदल रही है किसमें? बदल रही है इसमें उसको वो रन कर रहा है, मतलब मैकेनिकल एनर्जी में बदल रही है। अब यहाँ बच्चे ने विंड लिखा है, अरे भैया विंड एनर्जी नहीं है। विंड एनर्जी तो विंड मिल में बनती है ना। विंड एनर्जी में तो हवा देना पड़ता है, ये तो हवा हमको दे रहा है, उसको हम नहीं हवा दे रहे हैं। तो विंड गलत आंसर है यहाँ पे जिस बच्चे ने लगाया। विस्लिंग ऑफ अ कुकर तो आपको बता दिया यहाँ पे। यहाँ पे एक्चुअली कुकर के अंदर जो स्टीम है, स्टीम के पास कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी और विसल बजती है तो मतलब साउंड एनर्जी होगी, है ना। और यदि देखा जाए तो ये स्टीम के पास एनर्जी कहाँ से आती है? हीट एनर्जी से आती है ना। तो यहाँ पे एक्चुअली हीट देते हो आप, कुकर को गर्म करते हो तो कौन सी देते हो? हीट एनर्जी। और हीट एनर्जी जो है वो बन जाती है स्टीम की काइनेटिक एनर्जी और प्लस विसल की साउंड एनर्जी, है ना। तो दो प्रकार में एनर्जी वेस्ट होती है। भाई अब देखिए, कंपेयर द यूज ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स इन मेंटेनिंग सॉइल फर्टिलिसिटी। तो ये आप खुद से कर लीजिए कि मैन्योर जो होते हैं वो कंपेयर करना है। तो आपको पता है कि मैन्योर जो होते हैं वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं, है ना। और फर्टिलाइजर जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। मैन्योर जो होते हैं बेटा वो ऑर्गेनिक होते हैं, और नॉन फर्टिलाइजर क्या होते हैं? वो बेटा वो इनऑर्गेनिक हुआ करते हैं ना। तो ये ऑर्गेनिक हैं, ये अनऑर्गेनिक हैं। इनके बेटा ये हार्मफुल इफेक्ट इसके कम है, फर्टिलाइजर के हार्मफुल इफेक्ट क्या है? ज्यादा है, ठीक है ना। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। A substance X has a physical state that has maximum kinetic energy। चलो भाई साहब, अगर substance X के पास maximum kinetic energy है जिस स्टेट में है, इसका मतलब भाई साहब substance X जो है वो गैस होगा।
अच्छी बात है। एंड सब्सटेंस वाई इन फिजिकल स्टेट विद मैक्सिमम इंटरमोलिकुलर फोर्स, तो भाई साहब इंटरमोलिकुलर फोर्स मैक्सिमम जो होता है वो सॉलिड में होता है। आइडेंटिफाई द फिजिकल स्टेट ऑफ एक्स एंड वाई, तो आंसर तो हमने बता ही दिया, एक्स इज अ गैस एंड वाई इज अ सॉलिड। कमेंट द फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस एक्स व्हेन हाई प्रेशर अप्लाइड ऑन इट। कह रहा है कि एक्स की मतलब गैस की स्थिति के बारे में, फिजिकल स्टेट में क्या चेंजेस आएंगे जब इस पे प्रेशर अप्लाई किया जाएगा। तो बेटा जब आप गैस के ऊपर प्रेशर अप्लाई करोगे, ये गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर रहते हैं ना, अगर आप गैस के ऊपर प्रेशर अप्लाई करोगे तो लिखना पड़ेगा व्हेन वी अप्लाई प्रेशर on state x, that is gas, then the molecules of gas come closer to each other. ओके, और गैस के मॉलिक्यूल बेटा जब क्लोज आएंगे तो गैस के मॉलिक्यूल क्लोज आने से क्या बन सकता है, लिक्विड बन सकता है। सो दे में कन्वर्ट इनटू द लिक्विड, है ना। तो अगर आप गैस के मॉलिक्यूल को पास में लाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे, कंप्रेस हो जाएंगे। सो व्हाट कमेंट ऑन द फिजिकल स्टेट व्हेन हाई प्रेशर इज अप्लाइड ऑन इट, तो क्या हो जाएगा, गैस विल कंप्रेस, या एक्स स्टेट एक्स जो है गैस विल बी कंप्रेस्ड, कंप्रेस्ड है ना, कंप्रेस्ड हो जाएगा ये, ठीक है ना। चलिए, तो गैस के कंप्रेशन के बारे में ये क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पर। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं व्हाट इज कंप्रेशन, मगर यही है कि आप पढ़ें अगर ना तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। जो बच्चा नहीं पढ़ के आया ना वो बहुत सफर करेगा बेटा इस पेपर में। Three sample were kept in a laboratory. Sample A was a beaker. Sample A was a beaker containing a mixture of blue copper sulfate in water. Sample B was a beaker containing a mixture of chalk powder. Okay, बहुत बढ़िया। Chalk powder in a water of sample C was a beaker containing mixture of starch stirred in hot water. ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। तो which mixture would not leave residue after filter paper after filtration? क्या, तो देखो भाई तीन यहाँ पे चीजें आपके पास में, एक है ब्लू कॉपर सल्फेट को आपने पानी में घोल दिया है, बहुत बढ़िया। एक ब्लू कॉपर सल्फेट को आपने पानी में घोल दिया है, दूसरा चॉक पाउडर को आपने पानी में घोल दिया है, और तीसरा जो है स्टार्च को है वो आपने हॉट वाटर में घोल दिया है। तो कह रहा है पहला विच वुड नॉट लीव रेसिड्यू इन फिल्टर पेपर आफ्टर फिल्ट्रेशन, है ना। फिल्टर पेपर या फिल्ट्रेशन में कौन सा आपका कौन सा सोल्यूशन है जो आपका जो है रेसिड्यू, मतलब कि जैसे आप फिल्टर पेपर में छानोगे ना तो वो फिल्टर पेपर से निकल जाएगा बेटा, फिल्टर पेपर से निकल जाएगा। ऐसा कौन सा सोल्यूशन है जो फिल्टर पेपर से निकल जाएगा। तो बच्चों चॉक पाउडर तो हो नहीं सकता, ये बात गई। ट्रू सोल्यूशन जो होते हैं बेटा वो फिल्टर पेपर से निकल जाते हैं, ट्रू सोल्यूशन। तो यहाँ पर जो ट्रू सोल्यूशन है वो आपको कौन दे रहा है बेटा, ये जो ब्लू कॉपर सल्फेट है ना, ये पूरी तरीके से घुल जाता है बेटा, और ये आपको क्या देगा, ट्रू सोल्यूशन देगा। मतलब कुछ भी रेसिड्यू ये नहीं छोड़ेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ब्लू कॉपर सल्फेट विल बी द करेक्ट आंसर। सो ब्लू कॉपर सल्फेट विल बी द करेक्ट आंसर। देन वुड शो टेंडल इफेक्ट, बेटा यहाँ पे स्टार्च जो है ना, स्टार्च सोल्यूशन दैट इज अ कोलाइडल सोल्यूशन। तो स्टार्च सोल्यूशन जो होगा ना वो आपको क्या देगा, वो आपको टिंडल इफेक्ट देगा। स्टार्च सोल्यूशन आपको टिंडल इफेक्ट देगा। वुड गिव ट्रांसपेरेंट क्लियर सोल्यूशन, अरे भैया क्लियर सोल्यूशन कौन देगा, ट्रांसपेरेंट क्लियर सोल्यूशन कौन देगा आपको, ट्रांसपेरेंट। अरे ट्रांसपेरेंट देने के लिए तो भाई सस्पेंड होना जरूरी है ना, मतलब सस्पेंशन बनना जरूरी है, मतलब सेटल डाउन होना जरूरी है। तो जो चॉक पाउडर का सोल्यूशन है उसको थोड़े देर आप रख दोगे ना, तो थोड़े देर रखने के बाद वो क्लियर हो जाएगा। अगर आप कॉपर सल्फेट को रख दोगे तो कुछ नहीं होने वाला, कॉपर सल्फेट तो बेटा मिल जाएगा, बिल्कुल ब्लू कलर का बन जाएगा। मगर थोड़ी देर के बाद जो क्लियर सोल्यूशन आपको देगा वो चॉक पाउडर का सोल्यूशन थोड़े देर के बाद दे देगा, क्योंकि आप उसे थोड़ी देर तक छोड़ देंगे तो वो चॉक पाउडर का क्लियर सोल्यूशन दे देगा, राइट। तो करेक्ट इसके तीन आंसर्स आ चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इमेज ए, इमेज बी, आइडेंटिफाई द इमेज ए एंड इमेज बी। तो भैया ये क्या पूछा जा रहा है, मुझे कुछ दिख नहीं जा रहा, मेटाफोन, एनाफोन, टेलीफोन,
और आपको पता है कि बायोलॉजी तो मेरी वैसे भी खत्म है, तो इसलिए आप लोग इसे खुद कर लेना, खुद खुद कर लेना। ओके, खुद कर लेना। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 पे आ गए हम। विच टिश्यू प्रोवाइड रिजिडिटी एंड स्टिफनेस टू द प्लांट? वो कौन सा टिश्यू है जो रिजिड देता है और स्टिफनेस देता है? यार ऐसा कुछ पढ़ाया था मैंने। फॉरेन काइमा, स्क्लेरन काइमा है। अब देखो भाई, देखो भाई, तो यहाँ पर वेदांत हमारे साथ बैठे हुए हैं और वेदांत बता रहे हैं स्क्लेरन काइमा। आप लोग लिख करके बताना, है ना। इट इज डिफिकल्ट टू पुल आउट हस्क ऑफ कोकोनट, जस्ट जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। तो भाई हस्क ऑफ कोकोनट को अलग क्यों नहीं किया जा सकता है? क्योंकि बहुत रिजिड होता है ना, डेड सेल का बना होता है, और ये स्क्लेरन काइमा ही हो सकता है मेरे ख्याल से। और इसकी इसकी जो शेल्स होती हैं वो डेड होती हैं, तो राइट आंसर यही होगा। टिश्यूज ए एंड टिश्यू बी कंस्टिट्यूट कैरीज वाटर वाइल बी कैरीज फूड फॉर द प्लांट। लो भाई, एक तो वाटर ले जाता है और एक खाना ले जाता है, और ए और बी मिल करके सी बनाते हैं। तो ए बी सी का नाम बताओ। तो बताओ भाई वेदांत, यहाँ पे पानी ले जाने वाला टिश्यू कौन सा होता है? पानी ले जाने वाला टिश्यू जाइलम होता है। जाइलम टिश्यू का नाम है ना। हाँ, तो पानी ले जाने वाले टिश्यू का नाम तो ए बेटा यहाँ पे क्या है? जाइलम है। अच्छा, फ्लोएम का खाना ले जाता है क्या? हाँ, तो बी हो गया बेटा ये फ्लोएम, फ्लोएम, है ना। और सी क्या हो गया बेटा? दोनों मिल करके क्या बनाते हैं? देखो एक चीज याद रखना, जाइलम के, जाइलम पार्ट है कि टिश्यू है ना, कलेक्शन है। तो जाइलम के अंदर कौन सा टिश्यू है भाई जो पानी को ले जाता है? देखिए यहां पर कहा है ए एंड बी आर टिश्यू। टिश्यू, ये टिश्यू की बात बताना है आपको, तो ये आपको जाइलम थोड़ा चेक कर लीजिए, है ना। ओके चलिए, तो यहाँ पे आप लोग बाकी बच्चे लोग कमेंट करके बताइएगा कि वेदांत कह रहे हैं कि जाइलम टिश्यू है, सही है कि नहीं है। ठीक है, अपन तो बायोलॉजी में ज्यादा नॉलेज रखते नहीं है, तो इसलिए आगे बढ़ेंगे। व्हाट हैपेंड टू द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इफ द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल? लो भाई साहब, फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर आप मास को डबल कर दोगे तो 2 टाइम्स ही हो जाएगा। अगर आपने मास को चेंज करके 2m कर दिया तो फोर्स भी 2ma हो जाएगा। मतलब फोर्स कितना हो गया? 2F हो गया। फोर्स कितना हो गया? 2F। सेकेंड, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज डबल्ड। अरे भैया, जब आप ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस डबल कर रहे हो तो आप जहां तक ले जा रहे हो आपने वर्क डन हैपेंड बिटवीन फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। ओ, रुक जाइए रुक जाइए, मैंने कुछ क्वेश्चन की मीनिंग अलग ले ली भाई। यहाँ मैंने सिंगल मास ले लिया, मगर क्वेश्चन सिंगल मास का नहीं है। क्वेश्चन तो ग्रेविटेशन का है। क्वेश्चन किसका है? ग्रेविटेशन का है ना। इसलिए आइए चलते हैं, ग्रेविटेशन का क्वेश्चन करेंगे भाई। ब्लैंक शीट मंगा लें, ये आ गई ब्लैंक शीट हमारी। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन का कहना है कि दो ऑब्जेक्ट हैं, है ना। व्हाट हैपन टू फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट? भाई साहब, ये है हमारे पास ऑब्जेक्ट ए, इसका मास मान लो m1 है, और दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है? m2 है। तो पहले इन्हीं के बीच में जो फोर्स लगेगा वो अट्रैक्टिव नेचर का होता है, दोनों बराबर होते हैं, इक्वल फोर्स होते हैं। और ये होता है Gm1m2 अपॉन r का स्क्वायर। इसे आप नंबर 1 दे दें। अब कह रहा है इफ द मास ऑफ द वन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड। लियो भाई साहब, मतलब आपने एक ऑब्जेक्ट का मास डबल कर दिया, मतलब 2m1 कर दिया, दूसरे को कुछ नहीं करा, और डिस्टेंस भी आर की आर ही रही। बहुत बढ़िया कर रहे हैं सर। ये देखिए आर, तो फोर्स कितना हो जाएगा भाई साहब? जी है। मास कर दिया आपने 2m1, और एक तो m2 ही है, और यहाँ पे आर स्क्वायर। तो बेटा सारी कहानी में से 2 बाहर आ जाएगा। इसे न्यू तो ले लो भाई, एफ न्यू। तो बेटा यहाँ पे 2 बाहर आ गया, 2 टाइम्स Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं ये 2 गुना हो गया कितने का? पुराने वाले फोर्स का। तो फर्स्ट आंसर जो आएगा बेटा वो है फोर्स विल बी बिकम्स 2 टाइम्स। ओके, तो फोर्स, न्यू फोर्स एफ डैश विल बी 2 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल फोर्स। पहला क्वेश्चन समाप्त। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि अगर इनके बीच की डिस्टेंस को डबल कर दिया जाए। ये देखिए, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड। तो अगर आप डिस्टेंस को डबल कर दोगे, चलो तो डिस्टेंस के लिए मैं फिर से ले लेता हूँ इसको, F3 ले लूँ या F न्यू ले लूँ, कुछ भी ले लूँ। इसको तो मैंने F डैश ले लिया था ना, इसका नाम मैंने F डैश ले लिया था।
तो इस वाले का नाम मैं एफ न्यू ले लेता हूं। कह रहा कि डिस्टेंस डबल कर दी जाए, तो जी m1 ज्यों का त्यों, m2 ज्यों का त्यों, यहाँ पे डिस्टेंस की जगह आपने कर दी 2r। पहले r थी, अब कितनी हो गई 2r का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बेटा 1/4 बाहर हो जाएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4, और जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो बेटा कितना हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा f/4, क्योंकि ये पुराना तो अपना f था और 1/4, मतलब बेटा जो 1/4 टाइम्स हो गई, मतलब कम हो गया फोर्स, है ना। थर्ड है द मासेस ऑफ द बोथ द ऑब्जेक्ट्स आर डबल। चलो भाई, तो तीसरे केस का नाम f3 लिख देता हूँ। तो g हो गया, पहला मास भी 2m1 डबल कर दिया, दूसरा मास भी 2m2 ये भी डबल कर दिया, अपॉन r का स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस के बारे में तो कुछ नहीं बोला आपने, तो जब बोला नहीं तो हम करेंगे नहीं। चलिए निकालते हैं। तो ये क्या हो जाएगा भाई साहब, F3 इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। मतलब ये हो जाएगा भैया 4f। क्या हो जाएगा 4f, मतलब फोर्स कितने गुना हो गया, 4 गुना हो गया। फोर्स जो आपका यहाँ पे है ये कितने टाइम्स हो गया बेटा, 4 टाइम्स हो गया। तो डेट्स इट, ये भी हमारा क्वेश्चन हो चुका है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं भाई, अगले सवाल की ओर चलेंगे। ये आ गया हमारा सवाल, whether weight is a scalar quantity or vector quantity, justify your answer, difference between mass and weight, right, two main point। बहुत अच्छी बात है। तो कह रहा है कि बताइए वेट जो है स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। चलिए देखते हैं बच्चों वेट क्या होता है। तो वेट जो होता है बेटा वो फोर्स होता है जिस फोर्स से कोई बॉडी अर्थ की तरफ, अर्थ के सेंटर की तरफ खींची चली आती है बेटा। तो वेट इज अ फोर्स, वेट इज अ फोर्स। तो पहली चीज वेट फोर्स होता है, और इस पे कितना, अगर अर्थ की बात कर रहे हैं आप, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट m मास का है तो इस पर लगने वाला फोर्स कितना होगा, m इंटू जी। और आपको पता है कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी, तो इसमें पूछा गया है कि वेदर वेट इज ए स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, तो इसका पहला आंसर होगा वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसके पास दिशा होती है, ये दिशा के साथ है। ओके, ये दिशा के साथ है, इसकी सेंटर कहाँ होती है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। अब पूछा है कि भाई साहब मास और फोर्स में, मास और वेट में डिफरेंस बताइए, मास और वेट में डिफरेंस। तो पहला ही मैंने बता दिया, व्हाट इज वेट, वेट इज अ टाइप ऑफ फोर्स, वेट इज अ फोर्स, वेट इज अ फोर्स। तो वेट फोर्स होता है ना। जबकि मास जो होता है, व्हाट इज मास, इट इज अमाउंट ऑफ मैटर, इट इज अमाउंट, मास इज अमाउंट ऑफ, टोटल अमाउंट ऑफ मैटर। मैं कहूंगा टोटल लिखना, लिख मत भूलो, टोटल अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी, प्रेजेंट इन अ बॉडी। ठीक है। अच्छा, मास की यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट जो होती है बेटा वो होती है किलोग्राम, केजी। ओके, और इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है न्यूटन। ओके, इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन। बेटा मास आप कहीं भी चले जाओ, आप कहीं भी चले जाओ, आपकी बॉडी में 10 लीटर खून है, तो आप चांद पे भी चले जाओगे ना, तो आपकी बॉडी में 10 लीटर ही खून पाया जाएगा। तो मास रिमेन्स अनचेंज्ड, या मास डजंट वेरी प्लेस टू प्लेस, डजंट वेरी प्लेस टू प्लेस, मतलब ये जगह बदलने से मास नहीं बदलता, प्लेस टू प्लेस बेटा ये सेम रहता है। मगर बेटा अगर आप ग्रेविटी चेंज कर दोगे, सॉरी अगर आप प्लैनेट चेंज कर दोगे तो ये बदल जाएगा, समझ। इवन अर्थ में भी बेटा जानते हो आपके जो बेटा जो पोल होते हैं ना उस पे ग्रेविटी ज्यादा होती है ना, और जो इक्वेटर्स होते हैं उन पे ग्रेविटी क्या होती है, कम होती है ना। तो वेरीज विद प्लेस, तो ये प्लेस के साथ बदलता है, मगर ये प्लेस के साथ बदलता नहीं है। तो दो डिफरेंस बोले थे बच्चों हमने, तो आपको तीन बता दिए हैं। ओके, नोट कर लें इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए ये भी हो गया। यस, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। A car of mass 900 kilogram is traveling with a very steady speed of 30 meter per second against a resistive force of 2000 Newton. Illustrate illustrated in figure। अच्छा, फिगर भी बना दिया भाई साहब ने, कहाँ बनाया है, ये बना हुआ है, बहुत बढ़िया। चलिए अच्छी बात है। Illustrated in figure, हाँ, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कार, पहला क्वेश्चन है। तो अच्छी बात है, कैलकुलेट करते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कार। देखिए, तो यहां पर आपके पास में कार का मास दिया गया, पहले क्वेश्चन में आपको काइनेटिक एनर्जी, तो आपका कार का मास कितना दिया गया, 900 किलोग्राम। कार का मास दिया गया 900 किलोग्राम, और स्पीड इसकी यूनिफॉर्म स्पीड दी गई है कितनी, 30 मीटर पर सेकेंड।
बहुत बढ़िया। तो आपको सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखिए प्यार के साथ, हाफ एम वी स्क्वायर, और वैल्यू पुट कर दीजिए 1/2। बेटा मास कितना है 900, एंड टू वेलोसिटी का स्क्वायर 30 का स्क्वायर। तो बेटा हाफ इंटू 900 इंटू 900, ओके। सो 8100 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो गया बेटा 81 इंटू 50, ओके। 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, आंसर आ गया 4050 जूल। लगाना मत भूलिए यहाँ पे आपके पास आ गई ये एनर्जी, ठीक है। ये आपके पास में एनर्जी आ चुकी है, काइनेटिक एनर्जी आ चुकी है। दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन, कैलकुलेट द वर्क डन बाय द रेजिस्टिव फोर्स इन 1 सेकेंड। ओके, फोर्स भी लग रहा है, 2000 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। 1 सेकेंड में कितना काम करेगा, फोर्स वर्क डन निकालना है। तो बच्चों वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है ना। तो आपको सबसे पहले जब ये कार चल रही है, तो भैया तुम फोर्स तो लगा रहे हो, मगर हम ये निकाल लें कि तुम 1 सेकंड में कितना चली गई कार। 1 सेकंड में भी तो चलेगी ना कार, क्योंकि भले ही आप फोर्स लगा रहे हो, तो 1 सेकंड में कार चलेगी। तो हमको निकालना है सबसे पहले कि 1 सेकंड में ये कार कितना चलेगी। उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे कि कितना हमारा वर्क डन होगा। चलिए तो हम कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले। डिस्प्लेसमेंट इन 1 यूनिट, 1 मीटर, तो एस इक्वल टू होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब ए टी स्क्वायर तो होता है, मगर बच्चों यूनिफॉर्म मोशन है, तो यूनिफॉर्म मोशन में एक्सलेशन कितना होता है, जीरो होता है। कितना होता है, जीरो। तो ए की जगह आप जीरो रख देना। और यूनिफॉर्म मोशन में आप बेटा वो भी लगा सकते हो, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो ये बेटा डायरेक्टली वैसे आपको दिख रहा होगा, स्पीड इनटू टाइम ही बचेगा। तो एस इक्वल टू स्पीड कितनी है बेटा 30, टाइम कितना 1 सेकेंड, प्लस हाफ, बेटा ये सब तो जीरो हो गया, खत्म खेल। 1 सेकेंड, ये भी जीरो हो गया, सब कुछ जीरो हो गया ये वाला पार्ट। तो आपके पास कितना आ गया बेटा, डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया 30 मीटर। कितने मीटर आ गया 30 मीटर। मतलब बेटा ये जो कार है ना, ये 1 सेकेंड में 30 मीटर चल रही है। अब इस 30 मीटर के अगेंस्ट में आपने कितना फोर्स लगाया, कार को पीछे से ब्रेक मार रहे हो, 2000 न्यूटन। कितने न्यूटन, 2000 न्यूटन का आपने फोर्स लगाया। तो आपको वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन इज इक्वल्स टू आएगा बेटा, देखो अब फोर्स आगे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट पीछे, तो निगेटिव वर्क डन आएगा। कैसा वर्क डन आएगा, निगेटिव, क्योंकि कार आगे भाग रही है, बट आप ब्रेक कहाँ लगते हैं हमेशा बेटा, पीछे की तरफ, राइट। तो यहाँ पे फोर्स कितना लग रहा है बेटा 2000 न्यूटन का, है ना। 2000 न्यूटन इनटू सेकेंड, कितने से डिस्टेंस, कितने मीटर 30 मीटर। तो आंसर कितना आ गया, -6000 जूल काम करना पड़ेगा, राइट। वर्क को जूल में मेजर किया जाता है। चलिए थर्ड, व्हाट इज द मैक्सिमम पावर दैट, ओके हो गया, व्हाट इज द मैक्सिमम पावर दैट कार इंजन हैज टू डिलीवर इन 1 सेकेंड टू द व्हील। इस समय कार को कितनी पावर देनी पड़ेगी, चक्कों में कितनी पावर देनी पड़ेगी, व्हाट इज द मिनिमम पावर दैट कार हैज टू डिलीवर इन 1 सेकेंड टू द व्हील। मिनिमम पावर से क्या कहना चाह रहे हैं कि कार के चक्कों को कितनी पावर देनी पड़ेगी, कम से कम कितनी पावर देनी पड़ेगी। तो भैया पावर इज इक्वल टू कितना होता है, P इज इक्वल टू आपको बताया गया था एफ वी। P इज इक्वल टू कितना बताया गया था, एफ इंटू वी। दूसरा बताया गया था वर्क इंटू टाइम, है ना। तो P इज इक्वल्स टू एफ इंटू वी लगा दीजिए, या वर्क इंटू टाइम लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आप P इज इक्वल्स टू एफ इंटू वी लगा दें। तो देखिए फोर्स आपने कितने न्यूटन का लगाया है, 2000 न्यूटन का, राइट। और बेटा आपकी स्पीड कितनी है 30। तो आंसर कितना आ गया आपका 2000 न्यूटन मल्टीप्लाई बाई 60, 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। 1 मिनट बेटा, यहाँ पे मैंने गलती करी, यहाँ पे 60,000 आएगा, क्योंकि 3 जीरो ऑलरेडी है और ये भी जीरो है ना। तो यहाँ पे कितना आएगा 60,000, गलती से मैंने 6000 लिख दिया था, देखिए ना, 3 जीरो और 1 जीरो ये। तो यहाँ पे कितना आएगा बेटा आंसर 60,000 वॉट, 60,000 वॉट। अगर आप में से कोई बच्चा कहेगी सर हमको तो आप उससे पावर निकलवा दो वर्क अपॉन टाइम से, तो लो बेटा उससे भी निकालो। तो पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम लगा दो। तो वर्क कितना है बेटा 60,000, 60,000, और टाइम कितना दिया गया है 1 सेकेंड। तो आंसर कितना आएगा बेटा 60,000 वॉट ही आएगा, चाहे आप कैसे भी निकाल लो।
चाहे आप वर्क अपॉन टाइम कर दो, चाहे आप पावर इक्वल टू फोर्स इनटू स्पीड कर दो, है ना। तो बेटा ये हो गया, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। बहुत अच्छा पेपर यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय ने डिजाइन किया है। जो बच्चा कंसेप्ट से नहीं पढ़ के गया है उसके लिए क्वेश्चन बहुत कठिन है, और जो बच्चे कंसेप्ट से पढ़ के गए हैं वो बढ़िया कर रहे होंगे। डिफरेंशिएट बिटवीन इंटरक्रॉपिंग, मिक्स क्रॉपिंग एंड क्रॉप रोटेशन, गिविंग अ सुटेबल एग्जांपल। तो ये तो आपका फूड वाला चैप्टर जो है आपका, है ना, फूड प्रोडक्शन वाला चैप्टर, उसमें से आप खुद कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। सेक्शन डी, डिफरेंशिएट, ये देख सेक्शन, डिफरेंशिएट बिटवीन सोडियम एटम एंड सोडियम आयन ऑन फॉलोइंग पॉइंट। भाई सोडियम एटम और सोडियम आयन, देखो सोडियम एटम जो होता है बेटा वो क्या होता है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। सोडियम एटम होता है 11Na23। ये जो सोडियम एटम होता है दैट इज कॉल्ड 11Na23। इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, इसका मास नंबर 3। और सोडियम आयन क्या होता है बच्चों, सोडियम आयन होता है Na+, मतलब एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद। तो जब 11 आपके पास इलेक्ट्रॉन थे, तो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दोगे तो अब आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन बनेंगे, 10 इलेक्ट्रॉन। याद रखना प्रोटॉन कभी नहीं बदलते, तो प्रोटॉन 11 ही रहेंगे, प्रोटॉन 11 ही रहेंगे। और न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, इसमें से इसको माइनस कर दो, 23 में से 11 गए, मतलब न्यूट्रॉन कितने होंगे, 12, 12 न्यूट्रॉन। आ जाओ अब क्वेश्चन देखते हैं। डिफरेंस बिटवीन, अच्छा अब आपको इन सब में डिफरेंस बताना है, तो पढ़ लो भाई। चार्ज में नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ शेल्स, स्टेबिलिटी अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल। मतलब पूरी की पूरी केमिस्ट्री भाई साहब यहाँ पर आपने पूछ ली है, ठीक है ना। पूरी की पूरी केमिस्ट्री जिसको बनती है वो इस क्वेश्चन को बहुत ब्यूटीफुली कर लेगा। तो चलो भाई क्वेश्चन को ले चलते हैं, ऑपरेशन थिएटर में करते हैं। तो यहाँ पर आपके पास हेडर्स जो हैं मैं लेफ्ट साइड में लिख दूंगा। ये लीजिए, थोड़ी सी लाइन भी खींच देता हूँ आपके लिए। क्या हो गया भाई, लाइन क्यों नहीं खींच रही है, फिल। चलिए तो लाइन खींच दूं भाई, सबसे पहले मैं ये, मैंने जी लाइन खींच दी है, और यहाँ पर मैंने एक लाइन ये भी खींच दी है, और दूसरी लाइन मैंने ये खींच दी है। अब सबकी बात होगी यहाँ पे, देखिए सारे हेडर्स की बात होगी। यहाँ पे कंपैरिजन करना है, यहाँ पे आपके पास में टाइटल चलेगा कि किस बेसिस पे आपको कंपैरिजन करना है ना, कंपैरिजन करना है आपको। चलिए देखते हैं। हम्म, तो दो चीजें हैं हमारे पास यहाँ पे, एक है सोडियम एटम। सोडियम एटम मतलब बेटा क्या होता है, 11Na23। ये होता है सोडियम एटम, ये न्यूट्रल है बेटा, इसी को आप सोडियम एटम या Na एटम बोलते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और दूसरा है सोडियम आयन, सोडियम आयन यानी Na+ आयन। चलिए तो सबसे पहली बात करी गई है, पहली हेडिंग है यहाँ पे कि चार्ज कितना होगा। तो यहाँ पे नेट चार्ज कितना होगा, 0, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन, ठीक है ना। जितने प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन होंगे, 0 हो जाएगा। लिख दीजिए ब्रैकेट में, आपके लिए लिख देता हूँ, 11 प्रोटॉन है और 11 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए टोटल प्लस माइनस कैंसिल, न्यूट्रल। यहाँ पर नेट चार्ज कितना होगा बेटा, इसके पास होगा +1 यूनिट का नेट चार्ज, ठीक है ना। क्यों होगा +1 यूनिट का नेट चार्ज, क्योंकि प्रोटॉन तो 11 है मगर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10। इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करके केटायन बना चुका है। अगला है नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, तो मैं ये लिख लेता हूं भाई, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन की टेबल बना लेता हूं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बेटा कितने हैं, 11 प्रोटॉन है। यहां पर बेटा कितने, 11 प्रोटॉन है, क्योंकि प्रोटॉन कभी बदलते नहीं है। थर्ड है बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा, 11 इलेक्ट्रॉन ही होंगे, है ना। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा, 11 इलेक्ट्रॉन होंगे। और नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, इसमें 11 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा, 10 इलेक्ट्रॉन। चलिए फोर्थ पॉइंट पे आइए। फोर्थ पॉइंट क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन अलग है और नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन अलग है ना। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, देखो बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन बनाना पड़ेगा। तो 11 की फिलिंग कैसे होगी, पहले होगी बेटा 2 भरा जाएगा, फिर 8 भरा जाएगा, फिर आउटर मोस्ट में कितना आएगा, 1। तो बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें कितना हुआ, 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन,
वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अच्छा, यदि इसको करोगे Na को, तो Na में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे वैलेंस फिल करोगे तो 2,8, मतलब यहाँ पे कोई भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं है ना? तो यहाँ पे यदि देखा जाए तो 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को ही क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना? तो यहाँ पर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 8 आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना? नेक्स्ट बात करते हैं नंबर ऑफ शेल्स। तो नंबर ऑफ शेल्स की बात कर ले। नंबर ऑफ शेल्स, देखिए तो यहाँ पे पहली, दूसरी, तीसरी, KLM, तो K शेल, L शेल, M शेल पे काम चल रहा है, मतलब टोटल कितनी शेल हुई? 3 शेल्स हो गई। और यहाँ पे K और L ही फिल है, M तो खत्म हो गई, तो यहाँ पे कितनी शेल है बेटा? यहाँ पे 2 शेल्स हैं। कितनी सेल है? 2 सेल से, क्योंकि 2,8 हो गया है। अगला है स्टेबिलिटी अकॉर्डिंग टू द ऑक्टेट रूल। बताइए ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंगली स्टेबिलिटी है कि नहीं है? तो स्टेबिलिटी की बात करते हो तो यहाँ पे एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये नॉट स्टेबल या अनस्टेबल। क्या है ये? नॉट स्टेबल कहा जाएगा, क्योंकि रूल क्या होता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन का आपका ऑक्टेट पूरा हो, बट इसका ऑक्टेट पूरा हो चुका है, तो ये क्या कहलाएगा? स्टेबल कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों? स्टेबल कहलाएगा। तो ये देखा आपने, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया भाई साहब, जिसने इसको पूरा पूरा किया ना, वो 5 में से 5 रन उड़ा करके लेके आया है। चलिए, तो पहला पार्ट तो हमारे पास हो चुका है। अब चलते हैं बेटा दूसरे पार्ट की तरफ। दूसरा पार्ट देखिए क्या कह रहा है। ये देखिए, फाइंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। मतलब यार एक क्वेश्चन दिया है, दूसरा क्वेश्चन इजी दे दिया है। तो आपके पास Na2CO3 और H2SO4 के लो हेल्प भी कर दी, नीचे तो मास भी दे दिया। अब क्या बचा? अब तो बहुत ही सिंपल, अब तो ये क्वेश्चन मैथ्स का बन गया भाई, मैथ्स का बन गया, है ना? अब तो क्वेश्चन बहुत आसान है, कर सकते हो आप लोग बड़े आराम से। तो सबसे पहले मैं ही लिख देता हूँ, Na2CO3 का एटॉमिक मास बताना है आपको। Na2CO3 का एटॉमिक मास, तो बेटा 2 टाइम्स ऑफ Na, क्योंकि 2 एटम है इसके, तो 2 टाइम्स ऑफ Na का मास कितने यूनिट दिया गया है बेटा? 23 यूनिट दिया गया है, ओके। प्लस कार्बन का मास कितना है बेटा? एक कार्बन है, तो एक कार्बन का मास 12 यूनिट, और 3 ऑक्सीजन है तो 3 बाहर करो, और एक ऑक्सीजन का मास 16 यूनिट होता है। यूनिट लिख देना बेटा, ठीक है ना? तो 2 इंटू 23 यानी कि 46 यूनिट, प्लस 12 यूनिट, प्लस 48 यूनिट। ऐड कर दो बच्चों, तो 46 प्लस 12 वैसे ही कितना हो गया? और 6 और 2 8 बेटा, यहाँ पर 60 हो गया। 60 यूनिट और प्लस कितना? 46। तो आंसर कितना आएगा? 106 यूनिट, पहले का आंसर। चलो दूसरा है आपके पास में बेटा, ये फर्स्ट निपट गया। दूसरा आपके पास में बच्चों H2SO4, इसे सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। तो 2 इंटू 1 यूनिट, प्लस सल्फर का बेटा कितना होता है? 16 यूनिट होता है सल्फर का। ना ना, सल्फर का 32 यूनिट होता है बच्चों, है ना? 30 वैसे दिया हुआ है उसमें, है ना? फिर भी आपको याद भी होना चाहिए। 32 और 4 टाइम्स ऑफ ऑक्सीजन यानी कि 16, 8O16 ऑक्सीजन का पता है ना आपको? 8O16। तो ऑक्सीजन के एक एटम का मास कितने यूनिट होता है? 16 यूनिट। तो चलिए 2 1 जा 2 यूनिट हो गया ये, और 32 यूनिट ये हो गया, एंड 16 4 जा 64। तो 4 और 2 6 और 2 कितना हो गया? 8, और 6 3 9, आंसर कितना? 98 यूनिट। दैट्स इट। तो बहुत ही इजी सवाल, नोट कर लें आप लोग इसे। आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये क्वेश्चन हो चुका हमारा। अगला सवाल इसके और वाला, राइट द केमिकल फॉर्मूला फॉर कंपाउंड फॉर बाय क्रॉसिंग ओवर वैलेंसीज। ठीक है, वही मतलब कि हमको इनके केमिकल फॉर्मूले लिखने हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड जिंक सल्फेट। चलिए देखते हैं किस तरीके से इस क्वेश्चन को करते हैं। तो हमारे पास जो कंपाउंड हैं उनके नाम लिखते जाते हैं। देखिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट पहला कंपाउंड है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इसके लिए आपको आयन की पूरी जानकारी होनी चाहिए बेटा। तो सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है? 1,
और हाइड्रोजन कार्बोनेटिक आयन होता है जिसका नाम है HCO3, इसकी वैलेंसी होती है -1। हालांकि हमको 1 से मतलब है, तो बेटा क्रिस क्रॉस से 1 इधर आएगा और 1 इधर आएगा, जिसको हम लिखेंगे नहीं, वैसे 1 से 1 कैंसिल हो गया एक तरीके से। तो जो कंपाउंड बन गया बेटा वो बन गया NaHCO3। तो ये बेटा कंपाउंड बनेगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगला है कंपाउंड बी है, जिसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम का बेटा क्या होता है +2, और हाइड्रोक्साइड कितना होता है बेटा -1, ठीक है ना। तो बेटा ये देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में ये +2 है, ये -1 है, तो बेटा Ca के नीचे 1 आ जाएगा और OH के नीचे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा क्रिस क्रॉस से। तो ये बन जाएगा आपका कैल्शियम हाइड्रोजन ऑक्साइड। थर्ड क्वेश्चन इन्होंने पूछा है जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट, थर्ड क्वेश्चन है जिंक सल्फेट। तो जिंक की वैलेंसी होती है 2। ओके, तो जिंक के ऊपर आप 2 लिख लें। सल्फेट SO4 की कितनी होती है बेटा, -2 होती है। जिंक की +2 मेटल होता है ना, जिंक +2 -2, तो 2 करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली कैंसिल हो गई। तो क्या हो गया बेटा, ZnSO4। क्या बन गया, ZnSO4 जिंक सल्फेट हो गया, राइट। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद हम, ये तो हो चुका है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। नेम एन एलिमेंट विद एटॉमिसिटी 1, गिव एनी टू एग्जांपल ऑफ द पॉली एटॉमिक आयन। ओहो, गिव एनी टू एग्जांपल ऑफ द पॉली एटॉमिक आयन, मतलब वैलेंसी जिसकी एटॉमिसिटी 1 है उसके एक एलिमेंट का नाम लिखना है। बहुत ही सिंपल है भाई। एक एटॉमिसिटी वाले भाई नोबल गैसेस जितने भी ना, सबके सब 1 एटॉमिसिटी के, मतलब जो अकेले, जिनका मॉलिक्यूल खुद अकेले ही है। तो बेटा हीलियम, नियोन, आर्गन, है ना, ये सारे के सारे क्या हैं, ये मोनो एटॉमिक एटम है, मॉलिक्यूल है। क्या है ये, मोनो एटॉमिक, अकेले ही पाए जाते हैं, अकेले ही। हम्म कैल्शियम नहीं बच्चों, कैल्शियम मोनोएटॉमिक, कैल्शियम अकेला एग्जिस्ट नहीं करता है। अकेला कौन एग्जिस्ट करेगा, जिसका ऑक्टेट खुद में कंप्लीट हो। तो ये देखिए, ये मोनोएटॉमिक एलिमेंट है। कैल्शियम एलिमेंट मोनोएटॉमिक नहीं है, हमेशा कंपाउंड फॉर्म में पाया जाता है। तो ये मोनोएटॉमिक एलिमेंट है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये मोनोएटॉमिक है, ठीक है ना। बहुत बढ़िया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, गिव एनी टू एग्जांपल फॉर पॉली एटॉमिक आयन। तो पॉली एटॉमिक आयन के एग्जाम्पल पूछे हैं, गिव 2 एग्जाम्पल्स। तो पॉलीएटॉमिक आयन का एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। सबसे पहले लिखो कार्बोनेट आयन। कार्बोनेट आयन, तो कार्बोनेट आयन क्या होता है बेटा, CO3-2, याद रखना होगा। इसकी वैलेंसी कितनी होती है, -2। पॉलीएटॉमिक क्यों है, क्योंकि इसमें एक कार्बन है और 3 ऑक्सीजन है। अगर मैं बोलूँ सल्फेट आयन, तो ये भी बेटा पॉलीएटॉमिक है। सल्फेट आयन, तो SO4-2, ये देखो। अभी अभी आपने पढ़ा है बाई कार्बोनेट आयन, बाई कार्बोनेट, अभी अभी मैंने कराया था। क्या था, HCO3, क्या था, HCO3-1, या माइनस कह लो आप, तो ये कहलाते हैं अपने पास में, दीज आर कॉल्ड पॉली एटॉमिक आयन। क्या है ये, पॉली एटॉमिक आयन। अगर आपसे कोई कहे मोनो एटॉमिक आयन, तो बेटा क्लोरीन -1, ब्रोमीन -1, या Br माइनस ही दे, वन को नहीं लिखा जाता, समझ गए ना। ये क्या है, ये मोनो एटॉमिक आयन है। हाइड्रोजन प्लस, ये सब के सब क्या है, मोनो एटॉमिक आयन, मोनो एटॉमिक आयन, ठीक है ना। तो ये आपके बन गए मोनो एटॉमिक आयन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बच्चों एक बार फिर बता दूं, पॉली एटॉमिक मतलब जिसमें कई एटम हो। तो देखो पॉली एटॉमिक में कार्बोनेट में कार्बन भी है एटम, और ऑक्सीजन भी एटम है, समझ गए ना, कम से कम 2 एटम हो। तो यहाँ तो बेटा 3 ऑक्सीजन है और 1 कार्बन है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, पॉली एटॉमिक। ठीक है बच्चों, तो ये कहलाते हैं अपने पॉली एटॉमिक। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। लो भाई, अब तो आपको यहां पर बताना है कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ टिश्यू इन द फॉलोइंग। स्किन में कौन सा टिश्यू पाया जाता है, बार्क ऑफ ट्री में कौन सा, बार्क ऑफ ट्री में बताया था आप लोगों को मैंने कौन सा टिश्यू होता है, याद है ना। छाल में, पेड़ की छाल में डेड शेल होती है, जिसमें डेड टिश्यू होता है, क्या नाम बोलते हैं उसको, उसमें एक, हाँ, स्क्लेरन काइमा, हाँ, और उसमें वो एक लिक्विड भी बनता रहता है जो उसको, है ना, कुछ ऐसा करता है, क्या बोलते हैं उसको। चलिए, फिर लिनिंग ऑफ किडनी ट्यूबल, ठीक है ना। तो ये बताना आपको, बायोलॉजी आप लोग पढ़ के बताओ। डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग एक्टिविटी ऑन द बेसिस ऑफ वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री। बताओ वॉलेंट्री कौन सा है, इनवॉलेंट्री कौन सा है, जंपिंग ऑफ फ्रॉग, पंपिंग ऑफ द हार्ट,
राइटिंग विद हैंड्स, है ना, एंड मूविंग ऑफ चॉकलेट इन द स्टमक। तो आपको बताना है कि कौन सा वॉलेंट्री है और कौन सा इनवॉलेंट्री है। चलिए अब देखिए क्या क्लासीफाई द टिश्यूज ऑफ द इमेजेस बिलो। अब देखो यार ये तो लंबे लंबे हैं, है ना, इस तरीके से क्या बताए थे आप लोग को। हम्म। और ये देखिए ये लेटरली फैले हुए हैं, कुछ पढ़ाया गया था ना आप लोग को, इसके डायग्राम भी बनाए गए थे, है ना। नहीं नहीं नहीं, ये मसल के टाइप नहीं है, है ना। ये आपको एपिथेलियल टिश्यू बताए गए थे, ये वही है, एपिथेलियल टिश्यू ही है ना। एक स्ट्रेटिफाइड है, याद आ गया मुझे, कौन सा टिश्यू है, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू है ना। चलिए तो अब इसके और वाला देखते हैं। ड्रॉ वेल डायग्राम ऑफ नर्वस टिश्यू कर लेना भाई। डिफरेंशिएट बिटवीन कार्डिक मसल एंड वॉलेंट्री मसल। वेयर द फैट इज स्टोर्ड इन द बॉडी। फैट कहाँ पर स्टोर्ड होता है, कौन से टिश्यू में। नहीं 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 नहीं, फैट कहाँ पर स्टोर्ड होता है बताइए। तो बच्चों जो फैट स्टोर्ड होता है ना, वो किस में होता है, एडिपोज टिश्यूज में होता है ना। एडिपोज टिश्यूज जो होते हैं फैट को कंटेन करते हैं। बट यहाँ क्वेश्चन है व्हाट आर फैट्स स्टोर्ड, वेयर आर फैट्स स्टोर्ड इन द बॉडी। तो ये देखिए स्क्रीन पे आपके सामने दिख रहा है, फैट्स इन द ह्यूमन बॉडी आर स्टोर्ड इन एडिपोज टिश्यू विच इज लोकेटेड अंडर द स्किन बिटवीन ऑर्गन्स एंड इन बोन मैरो। ऑर्गन और बोन मैरो, है ना, में होता है ये। चलिए तो ये फूड फैट स्टोरिंग टिश्यूज होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं आप लोग, एडिपोज टिश्यू। कम बैक टू द क्वेश्चन। अब फिर से फिजिक्स का एक क्वेश्चन आ गया, 36 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है। स्टेट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट इट विल कंटिन्यू इट्स रेस्ट, इफ अ बॉडी इज इन मोशन इट विल कंटिन्यू इट्स मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, अनलेस एंड अनटिल अप्लाइड बाई एक्सटर्नल फोर्स। रट लीजिए, फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, या तो फर्स्ट लॉ आएगा या सेकेंड लॉ आएगा। थर्ड लॉ तो सबको पता है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। चलिए, यू आर गिवन peel of carom coin. Describe in brief an activity to illustrate the property of inertia at rest. So simple. आपके पास एक बड़ी कैरम कॉइन दी गई है, आपको यहाँ पे इनर्शिया ऑफ रेस्ट शो करना है, तो आप क्या लेंगे, आप यहाँ पे एक स्ट्राइकर लेंगे और यहाँ से जोर से हिट करेंगे, तो आपको पता है कि ये जो पूरी की पूरी लेयर होगी एज इट इज वैसे की वैसी रख जाएगी। वाई, बिकॉज द होल सिस्टम इज इट एट रेस्ट, and due to the inertia of rest the system wants to keep itself in rest. ओके, सो जो नीचे वाला कॉइन होता है वो तो स्ट्राइकर के मोशन होने के कारण, मोशन के कारण ले जाता है, मोशन को ले जाता है, बट बाकी का सिस्टम रेस्ट में है, वो इनर्शिया के कारण किस में रह जाता है, रेस्ट में रह जाता है। लियो भाई, एक्टिविटी बनाना था, मतलब एक पूरा बनाना था ये सिस्टम, और उसके बाद आपको 5 मार्क्स मिल जाते। कितना इजी क्वेश्चन, अब क्या चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन। टू ऑब्जेक्ट मास 100 ग्राम एंड 200 ग्राम आर मूविंग इन द सेम लाइन डायरेक्शन विद वेलोसिटीज 2 मीटर पर सेकंड एंड 1 मीटर पर सेकंड रिस्पेक्टिवली। दे कोलाइड आफ्टर द कोलिजन फर्स्ट ऑब्जेक्ट मूव विद वेलोसिटी 1.6 मीटर पर सेकंड। डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ द सेकंड ऑब्जेक्ट। यार ये तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, सिलेबस के बाहर हो गई बात, ये क्वेश्चन तो सिलेबस के बाहर हो गया भाई, क्योंकि मोमेंटम कंजर्वेशन हमारे सिलेबस में नहीं है। मोमेंटम है मगर मोमेंटम का कंजर्वेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, और कोलिजन हमें पढ़ना नहीं है, तो ये तो क्वेश्चन बाहर से दे दिया है। अब मैं बताने को बता सकता हूँ मगर मतलब ही नहीं है, जब मैंने आपको पढ़ाया ही नहीं तो आप समझ भी नहीं पाओगे, है ना। कंसेप्ट लगना है M1U1 प्लस M2U2 इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2, ये कंसेप्ट लगना है, ठीक ना। तो मास तो आपको 100 ग्राम 200 ग्राम, और इधर पे भी 100 और 200, कोई दिक्कत की बात नहीं है, और वेलोसिटी रख दोगे और एक सेकंड ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी निकाल लोगे, इसी में वैल्यू रखनी है आपको। देखो ये U1 है, ये क्या है, ये U1 है, ये U2 है, ठीक है ना, और ये V1 है, और V2 आपको फाइंड करनी है। बट बात ये कि ये तो सिलेबस से हट गया है क्वेश्चन, तो ये आउट ऑफ सिलेबस हो गया, तो अब देखो शायद बोनस हो या कुछ हो, मगर ऊपर वाला क्वेश्चन सिलेबस के अंदर है तो बोनस होने के चांसेस कम है। खैर दूसरे क्वेश्चन। इन द फॉलोइंग एग्जांपल आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ द बॉल चेंजेस, आल्सो आइडेंटिफाई द एजेंट्स अप्लाइंग द फोर्स इन ईच केस। इफ फुटबॉल प्लेयर किक्स अ फुटबॉल टू अनदर प्लेयर of his team
वो किक द फुटबॉल टूवर्ड्स द गोल। द गोल कीपर ऑफ द अपोजिट टीम कलेक्ट्स द फुटबॉल एंड किक्स इट टूवर्ड द प्लेयर ऑफ हिज ओन टीम। ओहो हो, घनघोर एक्टिविटी आ गई इस क्वेश्चन में। इसको तो हमको लेके ऑपरेशन थिएटर में चलना पड़ेगा, तभी हम कर पाएंगे। कह रहा बताइए कितने बार वेलोसिटी चेंज हुई है। तो भाई साहब जनाब ये आपका फुटबॉलर है, इसने बॉल को किक मारी। तो सबसे पहले बॉल को इसने किक मारी तो इसने फर्स्ट टाइम वेलोसिटी चेंज कर दी किक पे। ठीक है ना। कह रहा कितने बार वेलोसिटी चेंज हुई है ये पूछा है। ऑल्सो आइडेंटिफाई द एजेंट सप्लाइंग द फोर्स। क्या फोर्स अप्लाई कर रहा है? यस, बिल्कुल अप्लाई कर रहा है। ऑल्सो आइडेंटिफाई द एजेंट सप्लाइंग द फोर्स इन ईच केस। तो यहाँ पे जो बाई फुट, पैर से जो है एजेंट मस है ना, कौन सा फोर्स? मस्कुलर फोर्स लगा रहा है ये। तो कौन सा एजेंट है? मस्कुलर फोर्स। ए फुटबॉल प्लेयर किक्स अ फुटबॉल इन अनदर टू अनदर प्लेयर ऑफ हिज टीम। ठीक है, अब इसने दूसरे खिलाड़ी के पास गया और इसने जा करके भैया बॉल रोक ली। तो पहला दूसरे नंबर का फोर्स लगाया बॉल को स्टॉप करने के लिए। क्या करने के लिए? अब बॉल को रोक ली फोर्स लगा करके। फुटबॉल प्लेयर किक्स ए फुटबॉल टू अनदर प्लेयर हिज टीम। अब ये जो है दूसरा प्लेयर अब गोल पोस्ट की तरफ, मान लो ये गोल पोस्ट इधर है तो ये इधर की तरफ मार रहा है। तो तीसरे नंबर में अगेन फोर्स लगाया, दैट इज कॉल्ड गोल किक। क्या बोला जाएगा भाई साहब? गोल किक तीसरे नंबर का फोर्स लगाया गया है हिज टीम टुवर्ड्स द गोल। अब इसके बाद द गोल कीपर ऑफ द अपोजिट टीम कलेक्ट द फुटबॉल। लो भाई साहब, जो गोल आया यहां से गोल आई और गोलची साहब ने गोल को ट्रैप कर लिया। समझ गए ना। तो चौथे नंबर पे फोर्स रजिस्टिव नेचर का लगाया गया है गोल को कलेक्ट करने के लिए। गोल कलेक्ट, ठीक है ना, गोल को कलेक्ट। एंड देन उसके बाद द गोल कीपर ऑफ द अपोजिट टीम कलेक्ट द फुटबॉल एंड किक इट टू द प्लेयर ऑफ हिज ओन टीम। अब इसके बाद गोलकीपर भाई साहब ने फिर से एक फोर्स मारा है। तो फिफ्थ गोलकीपर फोर्स, गोलकीपर किक। तो सवाल उठता है यहां पर कितने बार फोर्स लगा? 1 2 3 4 5 टाइम्स। ठीक है ना। तो यहां पर आपको 5 टाइम्स फोर्स लगाया गया है। ठीक है ना। तो ये पूरा एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन था, है ना। आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ द बॉल चेंजेस। तो भाई 5 बार आपने वेलोसिटी चेंज करी है बॉल की। ठीक है ना। एंड ऑल्सो द आइडेंटिफाई द एजेंट सप्लाइंग द फोर्स। और आपको ये भी बताना है कि कौन फोर्स लगा रहा है। तो गोल कीपर कब लगा रहा है, कब आपका खिलाड़ी लगा रहा है, ये सब आपको बताना है। ठीक है ना। चलिए, आ गया आ गया आ गया। क्या आ गया भाई? क्वेश्चन नंबर 37, नील बोर वाला क्वेश्चन जो आपको बताया गया था। क्वेश्चन नंबर 37। In the year 1913, Niels Bohr proposed an atomic structure model describing the atom as a small positively charged nucleus surrounded by electrons that travel in circular orbit around the positively charged nucleus like planet around the sun in the solar system with attraction provided by electrostatic force popularly known as Bohr atomic model। सही बात है। इनमें ये कहा गया कि भाई साहब ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं और इनको चक्कर लगाने के लिए जो फोर्स देता है वो कौन देता है? न्यूक्लियस देता है। क्योंकि बाहर होता है माइनस, अंदर होता है प्लस, और न्यूक्लियस इनकी टाई पकड़ के इनको सर्कुलर पाथ में घुमाता रहता है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन स्टेबल ऑर्बिट विदाउट एमिशन ऑफ रेडिएंट एनर्जी। ईच ऑर्बिट हैज अ डेफिनेट एनर्जी इज कॉल्ड एनर्जी शेल और एनर्जी लेवल। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ द टेक्स्ट मेंशन। ओहो बहुत बढ़िया। इतने को पढ़ करके आपको आंसर देना है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन विल बी देयर इन वैलेंस शेल ऑफ क्लोरीन एटम एंड क्लोराइड आयन। के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे क्लोरीन में? अब बच्चों आपको पता है कि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। तो 17 का अगर आप कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 287। तो क्लोरीन एटम में तो कितने होंगे? 7 होंगे। और अगर क्लोराइड ले लोगे तो एक इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा, क्योंकि क्लोराइड मतलब Cl माइनस। तो 7 + 1 बन जाएगा, मतलब कि 8 हो जाएंगे। तो आंसर होगा 7 एंड 8। बी इज द करेक्ट आंसर इसका, फर्स्ट वाले का। ठीक है ना। क्लोरीन एटम एंड क्लोराइड आयन, तो 7 + 1 = कितना? 8। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन परमिसिबल इन एल शेल, के एल एम। भाई साहब पहले में 2, फिर कितना? 8। तो आंसर इसका क्या होगा? 8 होगा। ड्रॉ द एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ पोटेशियम एंड पोटेशियम आयन। ये हमको बनाना ही है यहाँ पे।
तो पोटेशियम का आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, कितना होता है? 19। कितना होता है? आज भी जिन बच्चों ने नहीं याद किया है 20 तक एटॉमिक नंबर, बेटा याद कर लो। वैसा क्वेश्चन आ गया तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। अब 19 है तो बेटा फिलिंग करो, 2 8 2 8 10 हो गए। फिर इसके बाद फिर कितना होता है बेटा? 8। और फिर कितना होता है? 1। तो 2 8 8 1। अब आप फिल कर दो भाई साहब, न्यूक्लियस बना दो, पहले में 2 भर दो, फिर 8 भर दो, 1 2 3 4 4 5 6 7 8, फिर 8 भर दो बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8, और लास्ट में कितना? 1। तो इस तरीके से ये फिलिंग हो जाएगी आपकी 2881। ठीक ना? तो आपकी किसकी हो गई? है पोटेशियम की हो गई। पहले इन्होंने बोला है कि पोटेशियम एंड पोटेशियम आयन। तो पोटेशियम आयन क्या होता है बेटा? के प्लस होता है। पोटेशियम आयन क्या होता है? के प्लस, क्योंकि ऊपर सोडियम बैठा होता है तो सोडियम भी प्लस देता है। पोटेशियम आयन के प्लस होता है। क्यों बनाएगा के प्लस? आपने देखा था ना लास्ट वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे? चौथे वाले में 1 इलेक्ट्रॉन। तो वो एक को दे देगा, एक को क्या कर देगा? दे देगा। और जैसे ही के प्लस दे देगा बेटा, के प्लस जैसे दे देगा, के पोटेशियम का कितना होता है? 19 के 38, ये होता है बेटा। तो मतलब पोटेशियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? 19 इलेक्ट्रॉन होते हैं, राइट। और के प्लस कब बनेगा बेटा? जब एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे इसके पास? 18 इलेक्ट्रॉन, राइट। 18 इलेक्ट्रॉन आप किस तरीके से बनाओगे कॉन्फ़िगरेशन? ये न्यूक्लियस ले लो, 3 शेल ले लो। तो पहले में 2, दूसरे में 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और तीसरे में भी 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा? 2,8,8, राइट। तो इस तरीके से 2,8,8 इसका कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा। चलिए, तो ड्रॉ द एटॉमिक स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर ही बोला है तो बना दिया हमने, तो डायग्राम बना करके आपको बहुत ब्यूटीफुली बनाना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन। इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एन एटम इज 8 एंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ऑल्सो 8। भाई तो कह रहा है कि क्या, व्हाट इज एटॉमिक नंबर? अरे एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, बस आंसर 8। कभी इलेक्ट्रॉन पे बिलीव मत करना। किस पे बिलीव करना बच्चों? नंबर ऑफ प्रोटॉन पे, 8। व्हाट इज द चार्ज ऑफ एन एटम? भैया 8 प्रोटॉन है और 8 इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल चार्ज बेटा क्या हो जाएगा? 0। कितना हो जाएगा टोटल चार्ज? 0, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन यानी कि -8 यूनिट इलेक्ट्रॉन का और +8 यूनिट प्रोटॉन का, दोनों कैंसिल हो गया। आंसर कितना? 0, राइट। ये तो दोनों क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे, ये तो बहुत इजी था और वाला पार्ट इसका। अब देखिए भाई साहब, ये तो आपका आ गया है बायोलॉजी वाला पार्ट। क्वेश्चन नंबर 38 जो है ये किसका पार्ट है? बायोलॉजी वाला पार्ट है ना। 38, no. The 38. The cell is the basic structural and functional unit of life, of the form of life. To understand the basic structure, plant cell, the animal cell, we prepare a temporary stained slide of onion peel and human check cells. There are some differences between plant cell and animal cell on the basis of we can identify them easily. लो भाई साहब, अभी ये क्वेश्चन आप 11 1 नंबर आप पढ़ लो। अरेंज करना है, आई डोंट नो क्या करना है भाई, देख लो यार। यूज द ग्लिसरीन इन टेम्परेरी माउंट मटेरियल बिकॉज ये क्वेश्चन आया था हम लोगों ने सैंपल पेपर में। ग्लिसरीन यूज करते हो, है ना। ड्रॉ द डायग्राम ऑफ द प्लांट सेल एंड लेवल फ्लोइंग पार्ट। हाँ ये लो भाई, ये आ गया आपके काम का क्वेश्चन, ये आपको नंबर दे के जाएगा प्लांट सेल का डायग्राम। और कल भी जो एग्जाम होने वाला है उसमें प्लांट सेल और एनिमल सेल का डायग्राम बना के जाइए। पार्ट विच मेंटेन द शेप ऑफ द सेल। शेल के पार्ट, शेल के शेप को कौन सा पार्ट मेंटेन करता है? शेल वॉल करता है क्या? है ना। हेरिडिटी व्हीकल, हेरिडिटी व्हीकल ऑफ द सेल, मतलब एक सेल से दूसरे सेल में मेरे ख्याल से क्रोमोसोम्स जो होंगे वो हेरिडिटी व्हीकल्स हो सकते हैं। बट बिलीव मत करना, आप लोग पढ़ लेना भाई, मैं तो ऐसे ही बोल दिया। स्टेट द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग। राइबोसोम एंड गोल्जी बॉडी। राइबोसोम जो होते हैं और गोल्जी बॉडी के फंक्शन आपको बताना है। चलिए आ जाइए हमारे क्राइटेरिया पे, फिजिक्स पे। Sound is produced by vibrating object. The matter or substance through which sound is transmitted is called a medium. It can be solid, liquid, or gas. Sound moves through a medium from the point of generation to the listener. When an object vibrates, it sets the particle of the medium around it vibrating. The particle do not travel all the way from the vibrating object to the ear. Sound wave are characterized by the motion of the particle in medium. When the vibrating object moves forward, it pushes and compresses the air in front of the it, creating a region is called compression.
व्हेन द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट मूव बैकवर्ड्स create a region of low pressure called rarefaction. First question, sound waves are मैकेनिकल वेव। ये आपको जो वीडियो बनाया था एग्जाम के एक दिन पहले उसी में मैंने बताया था कि भैया जो साउंड वेव होती हैं वो मैकेनिकल वेव होती हैं क्योंकि मीडियम से जाती हैं, और जो वेव मीडियम की रिक्वायरमेंट करती हैं उन वेव को हम क्या बोलते हैं, मैकेनिकल वेव बोलते हैं भाई साहब। तो साउंड वेव इज कॉल्ड मैकेनिकल वेव। यहाँ पर कहीं पर लिखा क्या मैकेनिकल वेव? आई थिंक मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल नहीं लिखा इन लोगों ने, अनसीन पैसेज नहीं है ये, थोड़ा सा है ना, ये अलग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, है ना। चलिए, पैराग्राफ टाइप क्वेश्चंस। नेक्स्ट, कंप्रेशन इज द रीजन ऑफ कंप्रेशन। ओ माय गॉड, अब बच्चों ने देखो ये लो प्रेशर जिसने टिक किया है, अब साफ साफ इसमें लिखा है कि बेटा जहां पर प्रेशर ज्यादा होता है उसको कंप्रेशन बोलते हैं। अब टीचर आपकी कॉपी में नहीं आके लिख सकता है, व्हेन अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट मूव फॉरवर्ड इट पुशेस कंप्रेस द एयर इन फ्रंट ऑफ क्रिएटिंग ए रीजन इज कॉल्ड कंप्रेशन। ये देखो भाई साफ साफ लिखा हुआ है कि जहां पर भाई हाई प्रेशर होगा, और ये लो प्रेशर को बोलते रेयर फ्रैक्शन। यार लिखा तो था, अब वो क्या लिख के दे दे? क्या इंग्लिश कर रहे हो तुम? क्या तुम हिंदी पढ़ रहे हो? क्या तुम संस्कृत पढ़ रहे हो, उर्दू पढ़ रहे हो? मतलब कुछ भी हो रहा है। तो यार कंप्रेशन का मतलब होता है हाई प्रेशर जोन। क्या होता है? हाई प्रेशर जोन। कितना बताया गया क्लास में आप लोग को कि कंप्रेशन में बेटा ये पार्टिकल पास पास में आ जाते हैं, डेंसिटी का डायग्राम बनाया गया, बताया गया, मगर नहीं, घर में जाके किताबें बंद, तो ये तो दिक्कत होगी ना। इतना फीलिंग वाला पार्ट पढ़ा उसके बाद भी तुम लोग यार पढ़ नहीं रहे हो, तो क्या भाई। चलिए अगला, व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ साउंड? वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या हुआ करती है? साउंड जिस स्पीड से मीडियम में ट्रेवल करता है, ओके, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय साउंड इन यूनिट सेकेंड। अरे वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट सेकेंड इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ साउंड। और फॉर्मूला लिख देते। अब भाई साउंड जो होता है, जो ट्रेवल करता है, v इक्वल्स टू क्या होता है? v इक्वल्स टू होता है लैम्डा अपॉन टी। क्योंकि साउंड की जो वन लेंथ होती है दैट इज कॉल्ड इसकी वेव लेंथ लैम्डा। डिस्टेंस, साउंड की एक वेव जो ट्रेवल करती है डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड लैम्डा। और इसको जो टाइम लगता है बेटा दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड टी। तो लैम्डा अपॉन टी, एंड वन अपॉन टी बच्चों होता है न्यू, सो दिस इज कॉल्ड न्यू लैम्डा। ठीक है। तो साउंड की जो स्पीड होती है, द डिस्टेंस ट्रेवल बाई साउंड इन 1 सेकेंड, यहां पे डेफिनेशन लिखनी थी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई साउंड इन 1 सेकेंड is called speed of sound, okay, velocity of sound। ठीक है। अगला, why does sound travel faster in summer season than winter? ये बताया था मैंने आपको, जो वीडियो जस्ट एग्जाम के पहले लॉन्च किया था, मैंने बताया था कि बेटा समर सीजन में जो होता है वो टेम्परेचर बढ़ जाता है, और टेम्परेचर बढ़ जाने से जो एयर की डेंसिटी होती है वो कम हो जाती है। एयर की डेंसिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और डेंसिटी कम रहेगी तो स्पीड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, क्योंकि साउंड की स्पीड का फॉर्मूला वी एस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रो। ठीक है ना, अंडर रूट रो होता है, इससे आपको कोई मतलब नहीं है, बस आपको डेंसिटी की बात लिखनी थी कि डेंसिटी कम हो जाएगी तो साउंड की स्पीड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। क्लियर है। समर सीजन में साउंड की स्पीड ज्यादा होती है। अगला लास्ट क्वेश्चन, व्हाई आर द सीलिंग ऑफ द कंसर्ट हॉल बिकम्स कर्व्ड? तो बेटा कर्व इसलिए बनाई जाती है क्योंकि ऑडियंस जो बेटा अलग अलग जगहों पे बैठी होती है, ऑडियंस आर सिटेड एट डिफरेंट डिफरेंट प्लेस, okay, and when here is a sound reproduced there is a speaker, when sound reproduced the sound reflected by the ceiling of the wall at different area, different distance पे ये sound क्या होता है? रिफ्लेक्ट जाता है। so that's why this curved ceiling work as concave sound board, this work as concave sound board। ठीक है ना, तो ये कॉनकेव साउंड बोर्ड के जैसे एक्ट करती है, दैट्स वाई बेटा आपको जो इसकी वॉल होती है ना, ये कर्ड बनाई जाती है। तो यार एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। आई सैल्यूट केंद्रीय विद्यालय संगठन, केंद्रीय विद्यालय संगठन को मैं नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने बस एक क्वेश्चन मेरे मन मुताबिक नहीं आया है, ये वाला क्वेश्चन। ऐसा लग रहा है कि किसी 11th क्लास के टीचर ने इस पेपर को बनाया है, तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया सिलेबस का, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम नहीं था, उन्होंने डाल दिया है। बट बाकी क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे हैं। जो बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं वो इस पेपर में बहुत दिक्कत में आ सकते हैं,
है ना। बहुत क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं और तरीके से इन्होंने डिजाइन किया है कि तुमसे बन के भी ना बने। अगर आप डेफिनेशन रट के गए हो तो आपको प्रॉब्लम होने वाली है, राइट। चलिए, तो बहुत बढ़िया वीडियो गया आप लोग के साथ में, और आज की क्लास को यहीं पर अंत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच।